हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है बस ठीक है। तो आज है 4 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जिस पैटर्न से लेके आ रहे हैं उसी पैटर्न का दूसरा दिन है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इतनी मेहनत करके करंट अफेयर बनते हैं, कई कई घंटे, कम से कम पीछे मेरा 5 से 6 घंटे का काम होता है। उसके बाद भी 1.5 घंटा एक एडिटर को क्वेश्चन सेट करने में लगते हैं। उसके बाद फिर जाके ये सब तैयार होता है। उसके बाद क्लास का टाइम अलग, और फिर जाकर आपके लिए ये क्लास बनती है। तो इतना तो एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूं ना कि आप लोग इसको शेयर कर दो। अगर जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर हर व्यक्ति कम से कम 5 को भी शेयर करे, ठीक है। वैसे सब लोग करते नहीं है, देखने के बाद ना चलो कर देंगे सोच के साइड पे लगा के रख देते हैं और भूल जाते हैं। ऐसा ना करो यार, हम भी काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और कोई पैसों की भी खास डिमांड भी नहीं है। आज तक तो कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल फ्री रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब वो क्या है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में समाचार में रहा गरुड़ अभ्यास, गरुड़ युद्ध अभ्यास किस 2 देशों की वायु सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो ये किया गया है इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। तो इसका आंसर क्या बनता है? ए। ठीक है दोस्तों, ए आंसर बनता है। तो काफी लोगों ने, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, इसके बारे में थोड़ा देख लें, ठीक है दोस्तों। तो अब जब पेरिस की बात आती है, फ्रांस की बात आती है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का नाम है एमेनुअल मैक्रोन, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम है एडवर्ड फिलिप, ठीक है दोस्तों। वहां की करेंसी क्या है? देखिए, एक तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के कारण उसने, उसकी यूरोपियन कमेटी ने जो यूरोपियन यूरो करेंसी जोन है उसको भी ज्वाइन किया हुआ है। इसलिए उसकी एक तो आती है यूरोपियन यूनियन के होने के कारण यूरोप, और दूसरी देश की आती है फ्रांक, ठीक है दोस्तों। तो वहां का सबसे लोएस्ट पॉइंट है रहोन रिवर, और वहां का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैंक, ब्लैंक चोटी, जो कि 4808 मीटर ऊंची है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा कावेरी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कावेरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कर्नाटका में। तो इसका आंसर बनता है ए। किसमें स्थित है? कर्नाटका में। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो वो पूछ ही लेते हैं, तो इसलिए इसको करना जरूरी होता है, थोड़ा ध्यान में दीजिएगा ये, ठीक है। अब कर्नाटका की बात आई है, तो कर्नाटका की बात आने पे आता है कि चीफ मिनिस्टर वहां के हैं एचडी कुमारा स्वामी, और वहां की जो राजधानी है बेंगलुरु है कर्नाटका की, और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है वाजुभाई वाला, ठीक है दोस्तों। अब कर्नाटका हमारे भारत देश के नक्शे पर कहां आता है, अब ये देख लें, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, अब ये भारत आ गया है, और भारत से अब हम चलते हैं कर्नाटका की तरफ। ये देखिए, ये है बेंगलुरु और ये है कर्नाटका राज्य। कौन सा राज्य है ये? कर्नाटका राज्य, ठीक है दोस्तों। ये है कर्नाटका राज्य और ये है बेंगलुरु। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक, देखिए जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपना एक केंद्रीय बैंक बनाया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक का नया अध्यक्ष चूज किया गया है क्रिस्टाइन को। किसको? क्रिस्टीन को। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, जो ये क्रिस्टीन थी वो कौन है, जरा ये देख लें। ये देखिए, ये है वो महिला, ठीक है, जिन्हें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला है, ठीक है। अभी तो उनकी नियुक्ति हुई है।
देखिए ये आईएमएफ की हेड रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? आईएमएफ की हेड रह चुकी हैं। ठीक है, तो इसी के चलते एक काफी रेप्यूटेड वुमन है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने किसके बारे में? यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात आई तो थोड़ा सा पता होना चाहिए ना हमें। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरो जोन का, किसका? यूरोपियन यूनियन की यूरो जोन है जो, वो एक अलग मैटर है कि वो यूरो जोन में कितने देश आते हैं। ठीक है, उसके जो केंद्रीय बैंक बनाया गया है उसको संचालन करते हैं। उसके जो तत्काल इस वक्त के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चल रहे हैं वो है मेरियो। अब उनको हटाकर ये क्रिस्टीन आएंगी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। यूरोपियन यूनियन की करेंसी, यूरोपियन यूनियन जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसकी यूरो है। उसकी फाउंडेड हुआ था यूरोपियन कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब जब जर्मनी की बात हुई है तो जर्मनी देख लें कहां पर है। तो ये देखिए, यहां से हम चलते हैं, यह है भारत। भारत से हम पश्चिम की ओर गए और यहां पे आता है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आता है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? जर्मनी। तो यह है फ्रैंकफर्ट जिसके बारे में बात हुई है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा बहुपक्षीय सम्मेलन में आधार संधि को रोकने के लिए कर संधि में संबंधित उपाय लागू करना। ठीक है, ये संधि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये अब बताना है। ये देखिए, अब इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, देखिए ये एक संधि है जिसका नाम है मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इंप्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब दोस्तों आंसर बताने से पहले आपको छोटा सा एक और नॉलेज की बात क्वेश्चन में से बता देता हूं। वो क्या है कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हमारे देश में कोई कंपनी है, हमारे देश से कमाई करके टैक्स ना भरे बिना अपने पैसे को किसी चालाकी से दूसरे उस देश में ले जाना जिस देश में टैक्स कम लगता है, और वहां से दोबारा पैसा घुमा फिरा कर इन्वेस्टमेंट्स करना, उससे क्या होता है कि हमारा जो टैक्स है वो खत्म होता है, मरता है, देश को नुकसान होता है। तो उसी से बचने के लिए उसी चीज को कहा जाता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इससे बचने के लिए अब ये समझौता किया गया है मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इंप्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड टू मेजर्स टू प्रिवेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये किसके द्वारा की गई है? तो समझने वाली बात यह है कि ये OECD और G20 दोनों के द्वारा मिलकर की गई है, और दोनों ही अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इसका आंसर बनता है सी, बोथ A एंड B। ठीक है, G20 और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख लें, वो क्या है। देखिए, अब आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, पहली बात। दूसरा, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी बात। अब विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। अब इसकी स्थापित हुई है 30 सितंबर को। ठीक है, क्या स्थापना हुई है 30 सितंबर 1961 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो फ्रांस में है। ठीक है, अब इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है जोस। उसके जो फाउंडर हैं वो कौन कौन से देश हैं? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश, और उसके साथ और भी कई देश इसके क्या हैं? फाउंडर है। ठीक है दोस्तों, अब G20 की बात आती है तो G20 के बारे में ये लिखा, ये G20। ठीक है, अब ये OECD। अब G20 भी एक अंतर सरकारी 19 देशों और यूरोपियन संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक, यूरोपियन संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के 19 देश और यूरोपियन संघ की सरकारें और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच है। अब देखिए, जो है केंद्रीय बैंकों के लिए, जो केंद्रीय बैंक होते हैं कहीं ना कहीं देश के पैसे को, फाइनेंस को एडजस्ट करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था करने के लिए ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इसके जो चेयरपर्सन है उसका नाम है शिंजो एबे, और G20 के और जो फाउंडर हैं ग्रुप ऑफ 7 है, और जो फाउंडेड हुआ 26 सितंबर 1999 को। फॉर्मेशन कब हुई? वही 26 सितंबर 1999 को। तो अब हम चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि जितना डीपली मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको सब समझ आता ही होगा। ठीक है, अब जब बात आई है, एक तो हमें देखना है फ्रांस जर्मनी। ठीक है, फ्रांस जर्मनी। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? अब ये देखिए वही बात, ये देखिए
जर्मनी के साथ ही क्या है, फ्रांस है। जर्मनी के साथ ही ये है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फ्रांस। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ओला को, ओला आपको पता ना कंपनी है जिससे हम ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए पैसे देकर, को 250 मिलियन डॉलर का फंड प्रदान किया है। तो दोस्तों ओला को 250 मिलियन डॉलर का फंड प्रदान किया है सॉफ्ट बैंक ने। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अब जापान के सॉफ्ट बैंक की बात हुई है तो सॉफ्ट बैंक के बारे में देख लें। देखिए ये जो सॉफ्ट बैंक है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय समूह है। उसके जो मालिक है उनका नाम है महायोशी सोन। उसके संस्थापक भी यही है। उसकी स्थापना हुई 3 सितंबर 1981 को टोक्यो में, जापान में। अब जब जापान की बात आती है तो जापान के जो एम्परर है उनका नाम है नूरोहितो। वहां की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। ठीक है दोस्तों, अब हाईएस्ट पॉइंट है माउंट फूजी, लोएस्ट पॉइंट है हाची रोगाटा, और वहां की जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है शिनानो रिवर, 367 किलोमीटर लंबी है। और वहां की जो झील है, लेक है, उसका नाम है लेक बीवा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब जापान को दुनिया के नक्शे में देख लें कि वो है कहां पर। ये देखिए, ये है जापान। ठीक है दोस्तों, अब ये है भारत। अब भारत से इधर आकर आता है पूर्व की तरफ जापान। ठीक है दोस्तों, ये आ गया सर्कल के अंदर फिर जापान। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि किस राज्य की सरकार ने एनजीटी द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करना है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक राज्य की सरकार को निर्देश दिए हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो 100 करोड़ रुपए फाइन जमा करने की आदेश दिए थे, क्या वो किए हैं? किसने स्टेट द्वारा किए जाने हैं? तो वो किए जाने हैं मेघालय द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर बनता है? बी, मेघालय। ठीक है दोस्तों, अब जब मेघालय की बात आती है तो मेघालय के बारे में थोड़ा सा हम देख लें। तो जो मेघालय है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, राजधानी, गवर्नर है तकगाटा रॉय और मुख्यमंत्री है कॉनराड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि किस राष्ट्र ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दोस्तों बलूचिस्तान राजस्थान का एक प्रांत है, एक स्टेट है। ठीक है दोस्तों, उसके अंतर्गत कुछ बलोच हैं जो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं उसके अंदर अलग देश बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी के अंतर्गत ये चल रहा है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जो बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहती है पाकिस्तान से, उसको वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया है अमेरिका द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए अमेरिका ऐसा क्या कारण है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी बीच में साथ दे देता है। हमें समझने की जरूरत है कि जो ये अमेरिका है ना, वो कहीं ना कहीं से कार्ड खेलता है कि जिस देश से उसे आर्थिक फायदा होता है उस देश को वो कहीं ना कहीं हल्का सपोर्ट कर देता है। और जब लगे कि मेरा आर्थिक फायदा खरीद दूसरे देश है, इसने कम कर दिया या बंद कर दिया या कोई ऐसे विवाद बना के मैं कल को फायदा ले सकता हूँ, तो वहाँ गेम खेलते रहता है। तो देख लो कहीं ना कहीं से उसने पाकिस्तान की सरकार की मदद ही की है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पे चीन के लोग और पाकिस्तान के लोग अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ पे लड़कियों को ऐसा हो रहा है कि जबरन शादी कराई जा रही है और के गलत कामों में ढकेला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बलूचिस्तान की आर्मी को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब जब यूनाइटेड स्टेट्स की बात आती है तो यूनाइटेड स्टेट की जो राजधानी है वो वाशिंगटन है। वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और वहां का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है डेनाली। ठीक है दोस्तों, और वहां का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम है बैड वाटर बेसिन और उसकी जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है
मिसिसिपी रिवर, ठीक है, 3767 किलोमीटर लंबी है। और वहां की जो सबसे लंबी झील है, लेक है, उसका नाम है लेक सुपीरियर। अब आपको सब ये चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो तभी मजा आएगा। तो दोस्तों अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भारत ने 2 जुलाई 2019 को 28 रन से हराकर विश्व कप 2019 में किस टीम की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है? तो ये है बांग्लादेश। आपको पता ही होगा वैसे तो इसका आंसर बनता है ए। बांग्लादेश को 28 रनों से हराकर उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 की पारी से बाहर कर दिया है, ठीक है दोस्तों, और खुद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब जब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, करेंसी है टक्का, बांग्लादेशी टक्का, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेशी टका कहते हैं वैसे हिंदी में, इंग्लिश में टक्का आ जाता है। तो वहां के जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना, और वहां का जो लोएस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन ही है, ठीक है दोस्तों, और जहाँ की जो सबसे ऊंची जगह है वो है माउडोक रेंज, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। इन्होंने अपने करेंसी का नाम अभी तक टका ही रखा हुआ है। तो दोस्तों अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस संस्था ने संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड योजना शुरू की है? तो दोस्तों जिस संस्थान ने संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड योजना शुरू की है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसका आंसर बनता है बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये काम किया है। देखिए जो रिसर्च होती है, जो खोज होती है, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते पढ़ते किसी तरह की रिसर्च करें, इसका भी एक तरह का कल्चर, एक तरह की संस्कृति को खड़ा करने का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, एक ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके। देखिए छोटे छोटे देश है, फ्रांस जैसे सिर्फ 6 करोड़ की आबादी, इजराइल जैसे कुछ करोड़ की या कुछ लाख की आबादी, और इतने डेवलप होकर बैठे हैं आर्थिक रूप से, और हम 100 करोड़ की आबादी वाले लोग इतने डेवलप क्यों नहीं हो चुके हैं? क्योंकि हम मेहनत करके रिसर्च करके डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कमी है, वो खुद ही दूर करनी है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान देने की योजना बनाई है? तो 5 मिलियन डॉलर देने की योजना जिस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में बनाई है वो है यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए, इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब आता है 10वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों ये है एसबीआई बैंक। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सड़कें, स्कूल, बिल्डिंगें जिसमें रहकर हम काम कर सकें, हवाई जहाज, बंदरगाह या बहुत सी ऐसी चीजें। देखिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा तेज होगा तो डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो देखिए, तो इसी के साथ समझे। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एसबीआई बैंक ने और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने हाथ मिलाए हैं एक साथ अगर आने के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके, ठीक है दोस्तों। अब इन बैंकों के पास भी बहुत सारा फंड होता है आगे पीछे करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए भारतीय स्टेट बैंक की पूरी की पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो आगे पीछे करके पॉज करके। अब आता है 11वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में UIDAI ने निम्नलिखित में से सबसे पहला आधार सेवा केंद्र कहां संचालित किया है? तो सबसे पहला आधार सेवा केंद्र संचालित किया गया है दिल्ली और विजयवाड़ा दोनों में एक साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है सी, बोथ एंड बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये अपनी प्रकार का पहला आधार सेवा केंद्र है जिसमें आधार से संबंधित गतिविधियां की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसका इंग्लिश में UIDAI, ने दिल्ली और विजयवाड़ा में एक पहला आधार सेवा केंद्र का संचालन किया है। नए केंद्र एक पायलट आधार पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है
कि कुछ इलाकों में एक बार किसी स्कीम को या किसी योजना को लागू कर देना, फिर उसका काम को देखना, उस एक्सपीरियंस से जो गलतियां हैं दूर करना और आगे की योजना बनाकर एक बड़े स्तर पर चीज को लॉन्च करना। इसलिए पहले पायलट प्रोजेक्ट पर की जाती है, ठीक है दोस्तों। और 2019 के अंत तक 114 ऐसे केंद्र स्थापित करने का प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है कौन सा क्वेश्चन, 12वां, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दो मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के लिए डिजिटलीकरण करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर बनता है सी, बोथ ए एंड बी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। अब ये देखिए कि जो ये दोनों मंत्रालय जुड़े हैं, सूचना मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, देखिए आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धांत, देखिए देश को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। सर्व स्तर पर मतलब आयुष भी एक तरह का आयुर्वेदिक तरीके का ही तरीका है जिससे लोगों को हेल्दी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के अंतर्गत ये किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य के लिए सहायता मिल सके। डिजिटलीकरण का कहीं ना कहीं फायदा तो होता ही है ना। तो दोस्तों अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग यूरेनियम संवर्धन के लिए सीमा के उल्लंघन की पुष्टि करता है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा? तो देखिए दोस्तों, किसी एक देश द्वारा अब अंतरराष्ट्रीय परमाणु एनर्जी की जो आयोग है उसके द्वारा जो एक लिमिट तय की गई है, एक सीमा तय की गई है यूरेनियम को रखने की वो तोड़ दी गई है। तो इसी के अंतर्गत IAEA ने बोला है कि वो कौन सा देश है, तो वो है ईरान। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों, ईरान ने ये काम किया है। अब ईरान के खिलाफ तो वैसे ही अमेरिका लगा ही हुआ है कि हाँ कि वो परमाणु बम बनाने में लगा है, यूरेनियम को तेज कर रहा है। तो अब इस चीज की पुष्टि जो कि यूनाइटेड नेशन की एक वॉचडॉग है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, उसने भी कर दी है, ठीक है दोस्तों, जो पूरी दुनिया की गतिविधियों पर, परमाणु से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखता है। तो अब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लें कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। इसका प्रमुख है यूकिया अमोन। इसकी स्थापना हुई 1957 में। इसकी सदस्यता 171 देशों में है। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 29 जुलाई 1957, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, अब ऑस्ट्रिया देख लें कि हम कहां पर है। अब ये है भारत, अब भारत से ऑस्ट्रिया देखना है हमें। अब ये देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रिया भी यूरोप में है। ये है ऑस्ट्रिया, ये देखिए, साथ में कौन कौन से देश लगते हैं? इटली लगता है, ठीक है दोस्तों, इधर से स्विट्जरलैंड, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है जो आपको कल के लिए है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका अंत करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट से बताना चाहूंगा कि किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। लेकिन किसी ने कहा कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों कोशिश करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी किस्मत में जो लिखा होगा हमें मिल जाएगा। नहीं, मैं क्या पता किस्मत में यही बात लिखी हो कि कोशिश करने से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो इसी चीज का ध्यान रखना है। और दोस्तों मेरी मेहनत का थोड़ा तो फल दीजिए ना। अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कई महीनों से वीडियो बन रही थी, लेकिन आज अगर जब देखा बच्चों को रिस्पॉन्स देने के लिए आज पर्दे पर भी आ चुके हैं, फ्रंट पर भी आ चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सपोर्ट करें। अब इतना तो करोगे ही ना, तो इतनी उम्मीद तो रख ही सकता हूँ, करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।